नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। तेलंगाना के करीमनगर में हुई डकैती के मामले में तेलंगाना पुलिस ने यूपी एटीएस से संपर्क साधा है। बिजनौर से भागे आतंकियों पर इस डकैती का शक है। ये डकैती बिजनौर में हुए धमाके से पहले अंजाम दी गई थी। तेलंगाना पुलिस अपने साथ बिजनौर से मिले सीसीटीवी फुटेज भी ले गई। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बताइए और क्या अपडेट्स मिली हैं, किस तरह की डिटेल्स आई हैं एटीएस के पास? देखिए, मध्य प्रदेश से जब ये लोग फरार हुए हैं उसके बाद संभवतः ये लोग तेलंगाना के करीमनगर में गए थे और वहां एक डकैती डाली थी। इस बात की इंक्वायरी वहां की पुलिस कर रही थी और जो शॉपिंग में जहां पर सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उससे जब मिलान हुआ तो ये वही लोग मालूम दे रहे हैं जो बिजनौर से फरार हुए थे। तो बिजनौर में भी सीसीटीवी फुटेज शेखर मिले थे जब ये लोग यहां से भाग रहे थे। उसकी सीसीटीवी फुटेज एटीएस के पास थे। तेलंगाना की करीमनगर पुलिस आज आई थी और वो यहां से वो सीसीटीवी फुटेज ले गई है यूपी एटीएस से और वो जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये लोग वही हैं। वहां जाकर सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल ये है कि इन लोगों का मूवमेंट केवल मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश तक ही नहीं था। मध्य प्रदेश से ये लोग भाग के तेलंगाना करीमनगर भी गए थे और इसका मतलब यह है कि कई जगहों पर इन लोगों के नेटवर्क बने हुए हैं। जरूर करीमनगर में भी ये लोग कहीं पर रुके होंगे जहां पर इन्होंने लोगों से मुलाकात की होगी। तो अब ये पूरा नेटवर्क जो अभी तक मध्य प्रदेश और दिल्ली या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, अब वो वहां भी पहुंच गया है। इसका मतलब अब वहां की पुलिस और यहाँ की एटीएस और मध्य प्रदेश की एटीएस ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक इन जानकारियों के लिए। दरअसल ये वही आतंकवादी हैं जो एमपी की खंडवा जेल से फरार हुए थे और बिजनौर में हुए धमाके के बाद इन आतंकियों का खुलासा हुआ था। और अब इन पांचों आतंकवादियों के बारे में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा जेल की 14 फीट की दीवार फांदकर 5 आतंकी अबू फैजल और आबिद मिर्जा नाम का कैदी फरार हुआ। अबू फैजल को दिसंबर 2013 में एटीएस ने बड़वानी के सिंधवा से गिरफ्तार किया था। 12 सितंबर 2014 को बिजनौर में हुए बम धमाके में इन 5 आतंकियों के हाथ होने के सबूत मिले। पांचों पर जून 2011 में पुलिसकर्मी की हत्या की कोशिश, बैंक डकैतियों और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप है। अब हम आपकी पहचान उन आतंकियों से करवाते हैं जिनके बारे में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। 7 आतंकी अक्टूबर 2013 को एमपी की खंडवा जेल से फरार हुए थे, जिनमें 5 अभी भी फरार हैं। आबिद मिर्जा जिस दिन सारे आतंकी फरार हुए उसी सर्वोदय कॉलोनी से पकड़ा गया। अबू फैजल इमरान 24 सितंबर को बड़वानी जिले के सिंधवा से एटीएस की कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ। बाकी 5 आतंकी फरार हैं जिनके नाम हैं अमजद रमजान, असलम अयूब, जाकिर बदरूल, मोहम्मद एजाजुद्दीन, शेख महबूब। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में आतंकी वारदात की आशंका को देखते हुए बिजनौर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिजनौर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया हुआ है। आपको बता दें कि बीती 12 सितंबर को बिजनौर के मोहल्ला जाटन में आतंकियों ने विस्फोट किया था। सिमी के 6 आतंकी मध्यप्रदेश की खंडवा जेल से फरार हुए थे। कई महीनों तक चुपचाप बिजनौर में अपनी साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे। घटना के 3 महीने बाद भी सिमी के 6 आतंकी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिजनौर पुलिस को आतंकियों के लोकल कनेक्शन के बारे में जानकारी मिली थी। आतंकियों को पनाह देने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकियों से जुड़े लोगों की तलाश में बिजनौर पुलिस ने पुलिस मित्र अभियान भी शुरू किया है। स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाया जा रहा है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। आईबी और जो देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है। अभी कुछ घटनाएं हमारे यहाँ पीछे घटित हुई थी बिजनौर में और कुछ अभी घटना घटित हुई है रुड़की में। तो इसको लेकर के विभिन्न हमारे पास इनपुट्स हैं और उनको लेकर के हम लोग काफी अलर्ट है। संगम की खबर का असर यादव सिंह के खिलाफ जो आज कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई एसआईटी के दबाव में शुरू हुई है
यादव सिंह पर तो पहले से ही तमाम गंभीर आरोप थे आर्थिक भ्रष्टाचार के। हम लोग लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं न कहीं एसआईटी के दबाव में और एसआईटी के निर्देश पर हो रही है। यादव सिंह के निलंबन के बाद अब उसके करीबियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नोएडा अथॉरिटी में तैनात यादव सिंह के 2 करीबियों रामेंद्र और प्रदीप को सस्पेंड कर दिया गया। खबर यह भी है कि जल्द ही कुछ और लोगों की भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी संगम की मुहिम का असर, नप गए यादव सिंह के करीबी, कई और की बारी। अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के काले कारोबार से जुड़ी फर्तें जैसे जैसे बेनकाब हो रही हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर शिकंजा और कसता जा रहा है। एक के बाद एक खुलासों ने जहां यादव सिंह की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो वहीं अब उसके करीबियों पर भी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नोएडा अथॉरिटी में तैनात प्रोजेक्ट इंजीनियर और अकाउंटेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र और अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा को ताजा कार्रवाई में सस्पेंड किया गया है। इनमें रामेंद्र, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर तैनात था, यादव सिंह के हर ठेके में उसके दस्तखत होते थे। पिछली बार 954 करोड़ के घोटाले में यादव सिंह के साथ साथ रामेंद्र पर भी केस दर्ज हुआ था। यादव सिंह ने अपने साथ रामेंद्र को भी बचाया था। बताया जा रहा है कि आयकर के छापे के दिन भी रामेंद्र अगले दिन दिए जाने वाले ठेकों की लिस्ट लेकर यादव सिंह के घर पहुंचा था। रामेंद्र के पास मिली लिस्ट को आयकर विभाग ने जब्त किया था। यादव सिंह रामेंद्र के जरिए ही ज्यादा ठेकों की लिस्ट जारी करता था, यानी रामेंद्र यादव सिंह के खासम खास लोगों में शुमार था और यादव सिंह का राजदार भी था। इसके अलावा अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा की बात करें तो प्रदीप शर्मा भी यादव सिंह के नेटवर्क में खास चेहरा था। प्रदीप शर्मा को आयकर विभाग पहले भी नोटिस दे चुका है। यादव सिंह के दिए गए ठेकों में प्रदीप की संदिग्ध भूमिका थी और भुगतान को लेकर प्रदीप की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, जिसके चलते उसे सस्पेंड किया गया है। प्रदीप शर्मा पर ठेकेदारों के कई विवादित पेमेंट्स जारी करने का भी आरोप है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यादव सिंह के पैसों का हिसाब भी प्रदीप शर्मा ही रखता था। यादव सिंह के करीबी अधिकारियों पर धीरे धीरे नोएडा अथॉरिटी के बड़े अफसर कार्रवाई करने लगे हैं। आज चेयरमैन रमा रमन ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये वो अधिकारी हैं जो यादव सिंह के बिल्कुल करीब हुआ करते थे। रामेंद्र और प्रदीप शर्मा नाम के जो 2 अधिकारी हैं, ये टेंडरों को मैनेज करने का काम करते थे। जो भी ठेकेदार यादव सिंह से मिलने आते थे, तो ये जो दोनों अधिकारी थे, ये अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा 2 अधिकारी और हैं जो AK गोयल हैं और MP सिंह हैं। इन दोनों के खिलाफ भी जाँच चल रही है। यानी एक और जहां अब यादव सिंह के करीबियों पर भी शिकंजा मजबूत होने लगा है, तो वहीं यादव सिंह के प्लॉट आवंटन के मामले में बनी जांच टीम को भी बदले जाने के आसार दिख रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी इस जांच टीम के अधिकारियों को भी बदल सकती है। जी संगम ने इस मामले में पहले ही बताया था कि जिन अधिकारियों को जांच सौंपी गई है, उनकी भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। यानी यादव सिंह के काले खेल में जो लोग भी हिस्सेदार बने थे, सहयोगी की भूमिका में थे, अब उनके लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि कार्रवाई का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है, उससे ये संभावना बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में यादव सिंह के नेटवर्क के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। निश्चित तौर पर सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जो नोएडा अथॉरिटी के अफसर हैं, उनकी मशीनरी में लगा जंग हट गया है और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि जब जांच चलेगी तो और कितने अधिकारी हैं जो कार्रवाई की जद में आते हैं। नोएडा से अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। यादव सिंह को सस्पेंड करने के बाद अब उसकी विजिलेंस जांच पर विचार हो रहा है, लेकिन विजिलेंस की जांच वाकई उसे दंडित करेगी या फिर सिर्फ दिखावा होगा? क्योंकि प्रदेश विजिलेंस विभाग की जांच का अतीत इस पर सवाल खड़े कर रहा है। कई बड़े मामलों में हुई विजिलेंस जांच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जांच करने वाले कई ऐसे विभाग हैं जिन्हें जांच सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि सिर्फ कार्रवाई होती दिखती रहे। नतीजा निकले या ना निकले, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ मामलों की फहरिस्त पर गौर करिए। साल 2007 में SP सरकार के मंत्री रहे चौधरी बशीर पर भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच विजिलेंस को अप्रैल 2008 में दी गई। आगरा में केस दर्ज भी हुआ, लेकिन आज तक इस मामले में बात आगे नहीं बढ़ी। पिछले साल लोकायुक्त ने लखनऊ और नोएडा के स्मारक घोटाले की जांच की,
12 संस्तुतियां प्रदेश सरकार से की थी। सिर्फ एक मामले में 19 लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकायुक्त की जांच में 14 अरब का घोटाला पाया गया था। 2 पूर्व मंत्रियों समेत 199 लोगों को दोषी पाया गया, लेकिन न तो किसी की संपत्ति जब्त हुई और न ही कोई विभागीय कार्रवाई हो पाई। अगर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की बात करें तो इनमें से करीब 130 राजकीय निर्माण निगम के और 6 LDA के कर्मचारी थे। इनके खिलाफ केस दर्ज करने, विभागीय जांच करने और कई की संपत्ति जब्त करने तक की सिफारिश हुई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट 1 साल से धूल खा रही है। एक्ट में इतना डिस्क्रिशन है, रूल्स में इतना डिस्क्रिशन है कि डिस्क्रिशन इज अ लॉ फॉर द नोएडा। इतना ही नहीं, कईयों ने तो जांच के दौरान VRS ले लिया और कई रिटायर हो गए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई का प्रमोशन भी हो गया। LDA के कुख्यात अभियंता SB मिश्रा, जिनके आगे उस वक्त LDA के VC तक खड़े हो जाते थे, जिनकी सीधी पहुंच उस वक्त CM हाउस तक थी, इस पूरे घोटाले के सूत्रधार रहे। लोकायुक्त की जांच में इनकी संपत्ति जब्त करने तक की सिफारिश थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद SB मिश्रा ने VRS ले लिया और प्राधिकरण ने भी उन्हें NOC दे दी। इसी तरह RK शुक्ला, जो LDA में तत्कालीन अधिशासी अभियंता थे, लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए, लेकिन वो आराम से प्रमोशन पा गए और आजकल जनाब मथुरा में चीफ इंजीनियर है। इसी तरह जांच में दोषी पाए गए LDA के अधिशासी अभियंता विमल सोनकर गाजियाबाद में पोस्टेड है और महेंद्र सिंह को कानपुर अथॉरिटी में तैनाती मिल गई है। इनकी भी संपत्ति की जांच करने और केस दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन GM अरविंद त्रिवेदी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई थी, लेकिन उन्हें लखनऊ में बन रही नई हाईकोर्ट बिल्डिंग का इंचार्ज बना दिया गया है। लोकायुक्त कहते हैं कि जिनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही हो, उनका प्रमोशन नहीं हो सकता। तो निर्माण निगम में भी यही कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके आगे प्रमोशन रोके जाने चाहिए और उनको निर्माण के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है और मैं समझता हूँ शायद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई। यानी यूपी में विजिलेंस की जांच का हश्र क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल ऊपर बैठे लोग अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से करते हैं। लिहाजा यादव सिंह के खिलाफ हो रही विजिलेंस जांच का कुछ नतीजा निकलेगा, इसमें संदेह की गुंजाइश ज्यादा है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। यादव सिंह मामले पर अब CBI जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने CBI जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि CBI जांच से पूरा नेटवर्क सामने आएगा। निर्मल ने यह भी कहा कि यादव को पिछली सरकार के साथ मौजूदा सरकार से भी संरक्षण मिला था। उन्होंने यादव पर देर से निलंबन पर भी सवाल उठाए। कल जो काम सस्पेंशन का हुआ वो और पहले होना चाहिए था। इसका मतलब सरकार का संरक्षण उस व्यक्ति के साथ रहा। उसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, राजनीतिक हाथ है, राजनीतिक शक्तियों का हाथ है, चाहे वो पूर्व सरकार की हो और चाहे इस समय की सरकार की हो। इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि उस जांच से उन पीछे जो लोग रहे हैं, जो इस व्यक्ति को संरक्षण देते थे, उन तक भी उनको भी कटघरे में दिखाई देना चाहिए। राजधानी लखनऊ में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि वो किसी भी वारदात को आराम से अंजाम देकर भाग जा रहे हैं। ताजा घटना राजभवन के सामने हुई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 18,80,000 रुपए लूट लिए। बेखौफ बदमाशों की करतूत, दिन दहाड़े की लाखों की लूट, सवालों में सुरक्षा व्यवस्था। ये सूरत हाल है इन दिनों राजधानी लखनऊ की, जहां कब कहां किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए ये कोई नहीं जानता। अपराधी बेखौफ होकर लूटपाट और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस महज दावों की धूल पीटती रह जाती है। एक्सिस बैंक के बाहर हुई लूट, CCTV फुटेज पर टिकी तफ्तीश। लूट की एक सनसनीखेज वारदात राजभवन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। इस बार बेखौफ बदमाशों ने राजभवन के ठीक सामने एक्सिस बैंक के बाहर लूट की घटना को अंजाम दिया। जैसे मैं गेट से बाहर निकला, मैं अपना बैग ऐसे जाते हुए था और मैं सोचा कि अपनी गाड़ी में सामने मेरी गाड़ी थी, सामने मेरी गाड़ी थी और मैं सोचा कि जल्दी से अपने गाड़ी में जाकर के बैठूं। पीछे से मोटरसाइकिल पर 2 बंदे थे, लाल मोटरसाइकिल थी, उन्होंने मेरा बैग छीना। मैं चिल्ला ही रहा हूँ। वहाँ चश्मदीद काफी लोग बंदे खड़े भी थे सड़क पर, किसी ने कोई न रिस्पांस किया न कुछ किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 18,80,000 रुपए लूटकर बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।
बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा था। लेकर बैग से जब ये बैंक परिसर से निकले हैं बाहर सड़क पे, इनकी एक गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी थी जिस पे बैठ के इनको जाना था। उसी दरमियान पीछे से दो लड़के बाइक से आए हैं और झपट्टा मार के इनका बैग छीन के ले गए। हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन यहाँ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते बात प्रधानमंत्री जनधन योजना की। आप नजदीकी सरकारी बैंक में खाता खुलवाएं, जनधन योजना का लाभ उठाएं।